नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है। खाड़ी नेशंस उसमें काफी इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में बातचीत की बात चल रही है। 21 तारीख को एक बातचीत होने वाली थी पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की। अब यह मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही है। 28 तारीख को यह मीटिंग होगी। ये सारी बातें एक तरफ चल रही हैं, एक तरफ यह सवाल है कि भारत इन सबके बीच कहां खड़ा है। जिस तरह से पिछले दिनों ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत एक दलाल नेशन नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत खराब कमेंट था और कहीं से लगता नहीं था कि एक डिप्लोमैट का कमेंट है। दुनिया में जब भी जंग होती है तो कई सारे मुल्क उसके अंदर उस जंग को रुकवाने के लिए मीडिएट करते हैं, इससे कोई दलाल नहीं हो जाता। लेकिन एक अजीबोगरीब कंडीशन बनी हुई है भारत की। भारत इस तरफ या उस तरफ नहीं है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पक्ष ले। गलती आपकी थी कि आप पहले ही जाकर इजराइल के साथ खड़े हो गए थे। शायद आपको भी मोसाद की इस बात पे भरोसा हो गया था कि 48 घंटे के अंदर ईरान में सरकार बदली जा सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो भी चिंता पैदा करने वाली हैं। 3 बड़ी खबरें आई हैं और तीनों पर एक एक करके मैं बात करूंगा। पहली खबर तो यह आई, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी कि जिस समय ट्रंप से बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और मैं आपको याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी की ट्रंप से जो बात हुई थी उसको लेकर यहां पर बहुत शोर मचाया गया था। भक्तों ने कहा था देखिए हिंदुस्तान से पूछे बिना कुछ होता नहीं है, ये वो। और नरेंद्र मोदी ने भी यही ट्वीट किया था कि मिडिल ईस्ट में जो हालात चल रहे हैं, जो वार चल रही है, उसके बारे में बातचीत हुई है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह बताती है कि इस बातचीत में एलन मस्क भी शामिल थे। और यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच में जो बात हो रही है उस बात में एक बिजनेसमैन क्यों इन्वॉल्व है। एलन मस्क अमेरिकी सरकार के हिस्सा नहीं है। डॉज के चेयरपर्सन बनाए गए थे। डॉज ने जो बर्बादी की है अमेरिका की, वो कभी अलग से बात करूंगा, बता दूंगा। खैर, वो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के बिजनेसमैन हैं। वो चाहे बर्बाद करें या आबाद करें, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो एक बिजनेसमैन है। अब तो वो डॉज के पोस्ट पर भी नहीं है, सरकार में कोई उसका रोल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बातचीत के बीच में एलन मस्क क्या कर रहा था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्यों है? क्योंकि एक बिजनेसमैन को मिडिल ईस्ट के मामलों में इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल होगा। मिडिल ईस्ट में भी बिजनेस है और तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जब बात हो रही है तो यह बात कूटनीतिक होनी चाहिए। यह बात यह होनी चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बताएं कि मिडिल ईस्ट में क्या क्या वो करने वाले हैं या कर रहे हैं, और भारत के राष्ट्रपति बताएं कि वो क्या चाहते हैं, क्या हो और क्या ना हो, और उनका क्या रोल होगा। इसमें एक बिजनेसमैन के होने का क्या मतलब है? क्या जो बातचीत हुई उसमें ईरान वगैरह से ज्यादा किसी बिजनेस की बात थी? क्या ट्रंप के साथ किसी बिजनेस डील की बात हो रही थी जिसमें एलन मस्क भी शामिल हो गया? यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जो हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में जो बात होती है, 2 हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में जो बात होती है, क्या वो बात एलन मस्क को पता होती है? क्या भारत का भी कोई बिजनेसमैन उसमें शामिल था? ये ऐसे सवाल हैं जो हमारी पूरी विदेश नीति को घेरे में खड़ा कर देते हैं। विदेश नीति का मामला तो हमने वैसे ही चौपट किया हुआ है, लेकिन अगर यह सच है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई उसमें एलन मस्क भी शामिल था, तो यह अपने आप में बेहद अजीबो गरीब बात है। हालांकि एएनआई ने जब पूछा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मस्क था या नहीं था। ये रिपोर्ट जो आई है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की आई है, अमेरिकी अखबार की आई है, और क्यों आई है हम नहीं जानते। इस रिपोर्ट का क्या मानी है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है, और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, रिपोर्ट छपी है, सच है या नहीं है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है तो यह बेहद खतरनाक है कि प्रधानमंत्री
और राष्ट्रपति के बीच की बातचीत एलन मस्क सुन रहा था या फिर एलन मस्क उस बातचीत में शामिल था। जाहिर है यह पॉलिटिकल बातचीत नहीं, कोई बिजनेस की बातचीत थी, और बिजनेस की बातचीत में भी मस्क क्यों शामिल था यह अपने आप में सवाल है। हालांकि सवाल यह तब नहीं रह जाता है जब हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और व्हाइट हाउस में उनकी मस्क से मुलाकात हुई थी, जिसमें मस्क के बच्चे भी थे और बच्चों की आया भी थी। वो सीन हमने देखा है और वो सीन देखकर कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। भारत के प्रधानमंत्री की अपनी एक अलग गरिमा होती है। अब जो दूसरी खबर आई है वो निजी तौर पर इस देश के लिए थोड़ी चिंता की बात है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है, एक विश्लेषण छापा है, और उसमें बीबीसी का कहना है कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल भंडार है। सीएजी की रिपोर्ट जो 2025 में ऑडिट रिपोर्ट जो सीएजी की आई है, उसने यह बताया कि तेल को जो स्टोर करके रखना था, जिस तरह की स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप की थी, कांग्रेस के गवर्नमेंट में पहली बार आयल स्टोरेज फैसिलिटी की तरफ ध्यान गया था। उस आयल स्टोरेज फैसिलिटी का यूज करते हुए जिस तरह से हमारे यहां आयल स्टोरेज होना चाहिए वो नहीं है, ये बात सीएजी ने कही है 2025 के ऑडिट रिपोर्ट में। और उसी को लेकर जो विश्लेषण किया है, एनालिसिस की है बीबीसी ने, उसका कहना है कि भारत के जो स्ट्रेटेजिक तेल भंडार हैं वो केवल 5 दिन के डिमांड पूरी कर सकते हैं। जितना हम रख सकते थे उसका 1/3 खाली पड़ा हुआ है, केवल 2/3 भरा हुआ है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से गुजरात से, हैदराबाद से और बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सरकार लगातार कह रही है, राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टोरेज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें कही थी। लेकिन उसके बावजूद ये लाइनें लग रही हैं। 2 वजहें हो सकती हैं, या तो वाकई दिक्कत हो और या पैनिक बाइंग कई बार होती है। आदमी को लगता है कहीं खत्म ना हो जाए तो चलो लाइन लगा लो और पेट्रोल भरवा लो, वगैरह वगैरह। दिल्ली में तो अभी इस तरह की लाइनें मुझे नहीं दिखी हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में ऐसी लाइनें दिखी हैं। अब अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर जो हमारे हैं, स्टेट राज्य मंत्री जो हैं सुरेश गोपी, उनका राज्यसभा का जवाब देखें तो वो कहते हैं कि भारत के कच्चा तेल का जो स्टोर है वो टोटल का 64% है, यानी कि 5.33 मिलियन मीट्रिक कच्चा तेल हम रख सकते थे और अभी हमारे पास केवल 3.372 है, यानी 1/3 खाली है। और इसी के आधार पर बीबीसी कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन का तेल है। अगर यह है तो बेहद खतरनाक है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ शिप निकलने की इजाजत दी थी ईरान ने, जिसके बाद हो सकता है तेल आ रहा हो। डिटेल्स इस पर देखनी होंगी। यही नहीं, एक और चीज देखी गई कि रशिया से खबर यह आई कि 1 अप्रैल से वो गैस बेचना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी जो इंटरनल डिमांड है वो उसको पूरी करनी है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए गैस का एक और साधन खत्म हो जाएगा जहां से हम गैस मंगा सकते थे। तो यह रिपोर्ट डराने वाली है। अगर वाकई 5 ही दिन का तेल हमारे पास है तो यह खतरनाक स्थिति है, लेकिन मुझे लगता है सरकार लगी होगी और ज्यादा दिनों के लिए तेल का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए पैनिक बाइंग के लिए भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होगा तो सबको मिलेगा और नहीं होगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए लंबी लाइनें लगाकर खड़े होने, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सलाह मैं आपको फिलहाल दे सकता हूं। अब जो आखिरी खबर है वो ज्यादा खतरनाक खबर है, इस बात को आप सुनिए। आपको याद है ईरान के विदेश मंत्री ने और राष्ट्रपति ने जो ट्वीट किए थे और जिस ट्वीट में कहा था कि फला फला दोस्त देशों को हम हॉर्मुज से अपनी शिप ले जाने की इजाजत दे रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान को भी शामिल किया था। बीडीएस मूवमेंट के बारे में शायद आप लोगों को पता हो, दुनिया भर में एक ये ऐसा मूवमेंट है जो इजराइल को जंग में मदद करने के लिए जो साजो सामान जाते हैं उन पर रोक लगाने के लिए काम करता है। अब खबर यह है कि इंडिया से इजराइल भेजे जा रहे थे 4 शिपमेंट और इनमें से 3 शिपमेंट इटली में रोक दिए गए हैं और उनकी जांच चल रही है। भारत से 4 शिपमेंट जा रहे थे, उनमें से 3 इटली में रोके हैं। इटली का कोग्लियारी बंदरगाह है, वहां पर 1 की जांच हो रही है और बाकी 2 की जांच जियोगा टाउरो बंदरगाह पर पहले से चल रही है। इनकी पहचान की है बीडीएस मूवमेंट और कुछ जांच एजेंसियों ने और कहना है
कि इसमें जो स्टील भेजा जा रहा है वो इजराइल में हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। एक चौथा शिपमेंट इजिप्ट के अबू कीर बंदरगाह पर पहुंच चुका है और वहां से इजराइल भेजा जाना है। मिस्र के अधिकारियों ने यह कहा है कि सारे काम अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार हो रहे हैं, लेकिन अभी इस शिपमेंट की जांच नहीं हुई है। मिस्र में भी यह डिमांड की जा रही है कि शिपमेंट की जांच की जाए और अगर इसमें ऐसा स्टील है जो इजराइल के हथियार बनाने के काम आता है तो इसको रोक दिया जाए। यानी इस दबाव में इटली, स्पेन और ग्रीस में पहले ही कई सारी जहाजों पर कार्रवाई हो चुकी है और इजराइल को पहुंचने वाले शिपमेंट रोके जा चुके हैं। लेकिन इस बार भारत के शिपमेंट हैं और 4 शिपमेंट स्टील के थे और कहा यह जा रहा है कि यह वेपन ग्रेड स्टील है, यानी इसका इस्तेमाल इजराइल हथियार बनाने के लिए करेगा जिसकी उसको जरूरत है गजा में, लेबनान में और ईरान के खिलाफ। अब यह सवाल एक उठता है कि एक तरफ ईरान हमको अपना दोस्त कह रहा है, होर्मुज से शिप निकलने दे रहा है, दूसरी तरफ अगर मुझे नहीं पता कि ये जो जहाज भेजे गए हैं जंग शुरू होने से पहले भेजे गए हैं या बाद में, लेकिन अगर जंग शुरू होने के बाद ये भेजे गए हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत इनडायरेक्टली इजराइल की मदद कर रहा है वो हथियार बनाने में जिनका इस्तेमाल गजा, लेबनान और ईरान में होना है। तो ये 3 खबरें मैंने इसलिए इकट्ठा की और 3 खबरें मैं आप तक इसलिए लेकर आया कि ये वार चल रहा हो भले इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन हिंदुस्तान इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर शामिल हो जाएगा। पहले तो इस तौर पर शामिल होगा कि दक्षिण एशिया का एक बड़ा देश है तो जाहिर है उसका एक रोल होना चाहिए था और यह रोल तो यही होना चाहिए था कि जंग रुकवाने में वो पहल लेता। लेकिन जंग रुकवाने में पहल लेने की जगह पाकिस्तान में जो मीटिंग होने की बात हो रही है उसके चलते पाकिस्तान को दलाल नेशन कहना, इसको सेल्फ गोल कहते हैं, अपने ऊपर गोल दाग लेना कहते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार रुकवाने की बात जब चल रही थी उस समय तो मोदी जी बहुत उत्सुक थे। तो 2 देशों के बीच में वार रुकवाना दलाली नहीं होती। पाकिस्तान की बाकी बातों के लिए आप जितनी चाहे आलोचना करें, लेकिन अगर वो एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरा है जहां ईरान भी आने को तैयार है, इजराइल भी आने को तैयार है, अमेरिका भी आने को तैयार है और शांति वार्ता चल रही है, तो बिना किसी दिक्कत के ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेहतर चल रही है और ये हमारे लिए सोचने का सबब होना चाहिए कि हमसे कहां क्या गलती हो रही है। सबसे बड़ी गलती तो वही थी जब जंग के पहले आप इजराइल पहुंच के वहां के नेक्सट में खड़े होकर कहते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। दूसरी बात कि अगर जंग चल रही है और तो पेट्रोल डीजल वगैरह की प्रॉब्लम आना नॉर्मल सी बात है, सारी दुनिया में प्रॉब्लम आई है, उसके लिए मैं कोई मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन अगर हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी थी और उसका 1/3 खाली है तो यह सवाल जरूर उठता है कि 1/3 खाली क्यों रखा गया? क्यों नहीं पहले से ही जब जंग के बादल छाए हुए थे तो यह इंतजाम किया गया कि हमारे जो भंडार हैं, स्टोर हैं, वो कंप्लीट भरे रहें ताकि ज्यादा दिनों तक हमारे यहां सप्लाई होती रहे। इसी तरह से अमेरिका से आपकी बात होती है और उसमें अगर मस्क शामिल है, उसमें एक बिजनेसमैन शामिल है, एलन मस्क शामिल है, तो यह सवाल उठता है कि आपने जो हमारे देश को बताया कि ईरान के मुतल्लिक बात हुई है, इजराइल के मुतल्लिक बात हुई है, क्या यह सच है या फिर जो बात हुई है वो कोई बिजनेस डील थी? और आखिरी बात कि अब जब हालात बिगड़ चुके हैं उसके बावजूद ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आपको जहाज लाने दे रहा है, तो क्या जंग शुरू होने के बाद आपने इजराइल को ऐसा स्टील सप्लाई किया है जिससे वो हथियार बनाता है? ये सारे के सारे सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हैं और इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूरी फंक्शनिंग जो इस वार को लेकर है उसमें दिक्कत तो है ही। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।